देवियों और सज्जनों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम आपको एक ऐसे देश की यात्रा पर ले जा रहे हैं जो शायद आपके विश्व भ्रमण की सूची में सबसे ऊपर न हो, लेकिन जिसकी कहानी सुनकर आपका दिल सम्मान और आश्चर्य से भर जाएगा। यह देश है अल्बानिया, शिकिप्रिया, चीलों की भूमि। पहाड़ समुद्र से बातें करते हैं, इतिहास की परतें आज भी महसूस होती हैं। यहाँ के लोग अपनी मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं, इसे बेसा कहते हैं, वादा जो कभी तोड़ा नहीं जाता। यह देश अपनी पहचान बचाने के लिए सदियों तक संघर्ष किया है। सोचिए, यूरोप में ऐसे देश जहां हजारों पुराने बंकर आज भी मौजूद हैं, वे डर और अलगाव की निशानी हैं। एक देश जिसने मदर टेरेसा जैसी आत्मा दी, जिनका जन्म यहीं के एक अल्बानियाई परिवार में हुआ था। यहाँ हाँ के लिए सिर दाएं बाएं हिलता है, ना के लिए ऊपर नीचे। विरोधाभासों और अजूबों से भरी धरती है। इसकी कहानी किसी रोमांचक फिल्म की तरह है। वीरता है, त्रासदी है, संघर्ष है। अल्बानिया की कहानी की शुरुआत होती है प्राचीन काल से, जब इस भूमि पर इलियरियंस नामक एक वीर जनजाति का निवास था। ये लोग कुशल योद्धा, नाविक और धातु के कारीगर थे। उन्होंने एड्रियाटिक तट पर अपनी बस्तियां बसाईं, आयोनियन तट पर भी बस्तियां बसाईं और एक मजबूत संस्कृति विकसित की। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में एक नई महाशक्ति का उदय हुआ, रोमन साम्राज्य। रोमनों ने इलेरियन भूमि पर आक्रमण किया और कई युद्धों के बाद इस क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिला लिया। रोमन शासन के तहत यहाँ सड़कें बनी, शहर बसे और लैटिन भाषा व संस्कृति का प्रभाव बढ़ा। ब्यूट्रिंट और अपोलोनिया, इन शहरों के खंडहर आज भी उस गौरवशाली अतीत की गवाही देते हैं। 354 ईस्वी में रोमन साम्राज्य विभाजित हुआ। अल्बानिया पूर्वी रोमन यानी बीजांटिन साम्राज्य का हिस्सा बन गया। इस काल में ईसाई धर्म का प्रसार तेज हुआ। बीजांटिन शासन ने यहाँ नई सांस्कृतिक व धार्मिक पहचान दी, लेकिन भूमि और संस्कृति स्थायी होती है। इन सब ने मिलकर उस नींव का निर्माण किया। मध्यकाल का इतिहास जब भी लिखा जाएगा, अल्बानिया का अध्याय एक व्यक्ति के नाम के बिना अधूरा रहेगा। जॉर्ज कास्त्रियोटी स्कंदरबेग, जर्जे कास्त्रियोटी स्कैंडरब्यू, वह अल्बानिया के सबसे महान राष्ट्रीय नायक हैं। एक ऐसा नाम जो आज भी हर अल्बानियाई के दिल में गर्व और प्रेरणा भर देता है। 15वीं शताब्दी में जब शक्तिशाली ऑटोमन साम्राज्य पूरे बाल्कन पर अपना परचम लहरा रहा था, तब स्कंदरबेग एक चट्टान की तरह उनके सामने खड़े हो गए। उनका जन्म एक कुलीन परिवार में हुआ था। बचपन में उन्हें ऑटोमन सुल्तान के दरबार में बंधक के रूप में भेजा गया था। वहां उन्होंने सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त किया और इस्लाम धर्म अपनाया, लेकिन मातृभूमि की पुकार ने उन्हें खींच लिया। 1444 में उन्होंने ऑटोमन सेना को धोखा दिया, क्रूया अपने पैतृक किले पर फिर से कब्जा किया और ईसाई धर्म में लौट आए। यह एक स्वतंत्रता का शंखनाद था। स्कंदरबेग ने अल्बानिया के सामंतों और कबीलों को लीग ऑन फ्लेजे के बैनर तले एकजुट किया। पहला बार एक झंडे के नीचे एकजुट होना। उनका लाल झंडा, 2 सिर वाला काला चील, आज वही राष्ट्रीय ध्वज है, पर विरासत अमर रही। स्कंदरबेग के निधन के लगभग एक दशक बाद 1478 में अल्बानिया पूरी तरह से शक्तिशाली ऑटोमन साम्राज्य के अधीन हो गया। यह एक ऐसे लंबे और जटिल अध्याय की शुरुआत थी जो लगभग 5 शताब्दियों तक चला। इस दौरान अल्बानियाई समाज में गहरे और स्थायी परिवर्तन हुए। ऑटोमन शासन ने अपने साथ एक नई प्रशासनिक व्यवस्था लाया। ऑटोमन शासन ने अपने साथ नए कानून लागू किए और सबसे महत्वपूर्ण, एक नया धर्म, इस्लाम, लाया। बड़ी संख्या में अल्बानियाई लोगों ने धीरे धीरे इस्लाम अपना लिया, कुछ बेहतर सामाजिक और आर्थिक अवसरों के लिए, तो कुछ भारी करों से बचने के लिए। हालांकि एक महत्वपूर्ण ईसाई आबादी अपनी आस्था पर कायम रही। कैथोलिक समुदाय, रूढ़िवादी समुदाय। ऑटोमन काल में अल्बानियाई समाज काफी हद तक कबीलाई संरचना पर आधारित रहा। विशेषकर उत्तरी पहाड़ी क्षेत्रों में कानून नामक पारंपरिक संहिता सामाजिक जीवन को नियंत्रित करती थी। इस दौरान कई अल्बानियाई लोगों ने ऑटोमन साम्राज्य में उच्च पद भी प्राप्त किए। समय समय पर स्थानीय विद्रोह होते रहते थे। स्कंदरबेग की कहानी और उनकी वीरता की यादें लोगों के बीच जीवित रही। सदियों के शासन ने अल्बानियाई संस्कृति पर एक गहरी छाप छोड़ी। 19वीं शताब्दी के अंत तक ऑटोमन साम्राज्य कमजोर होने लगा था। 20वीं सदी की सुबह अल्बानिया के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई। बाल्कन में उथल पुथल मची हुई थी और ऑटोमन साम्राज्य अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था।
28 नवंबर 1912 को व्लोरा शहर में इस्माइल केमाली के नेतृत्व में अल्बानियाई नेताओं ने देश की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। 5 सदियों की लंबी रात के बाद यह एक नई सुबह थी, लेकिन यह सुबह चुनौतियों से भरी थी। अल्बानिया के पड़ोसी देश इसकी जमीन पर अपना दावा कर रहे थे। नवजात राष्ट्र को अपनी सीमाओं और अपनी संप्रभुता को बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। स्वतंत्रता के तुरंत बाद प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया और अल्बानिया एक युद्ध का मैदान बन गया। इस अराजक दौर में एक शक्तिशाली व्यक्ति का उदय हुआ, अहमद जोगू। उन्होंने पहले राष्ट्रपति बने, फिर 1928 में खुद को अल्बानियाई लोगों का राजा किंग जोग प्रथम घोषित कर दिया। उनके शासन में कुछ आधुनिकीकरण और स्थिरता आई। किंग जोग का शासन तब समाप्त हुआ जब 1939 में फांसीवादी इटली ने अल्बानिया पर आक्रमण कर दिया और उस पर कब्जा कर लिया। इस विदेशी कब्जे के दौरान अल्बानियाई लोगों ने एक मजबूत प्रतिरोध आंदोलन चलाया, कम्युनिस्ट पार्टीशन। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो एनवर होक्सा के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टीशन विजयी हुए। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के साथ अल्बानिया ने कम्युनिस्ट शासन के एक नए और कठोर युग में प्रवेश किया। देश की बागडोर एनवर होक्सा के हाथों में आ गई। हजारों कंक्रीट के बंकर इस अलगाव का सबसे बड़ा प्रतीक थे। धर्म पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। मस्जिदें और चर्चें नष्ट कर दी गई। 1990 के आसपास बर्लिन की दीवार गिरने के साथ ही अल्बानिया में भी आजादी के लिए आंदोलन शुरू हुआ। कम्युनिस्ट शासन के खिलाफ छात्र विरोध प्रदर्शनों ने जोर पकड़ा। 1991 में दशकों की तानाशाही के बाद अल्बानिया में पहले बहुदलीय चुनाव हुए। 1997 में पूंजी योजनाओं के ध्वस्त होने से देश गृहयुद्ध के कगार पर पहुंच गया, लेकिन अल्बानियाई लोगों का लचीलापन, जो उनके इतिहास का एक परिभाषित गुण रहा है, एक बार फिर सामने आया। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से देश ने खुद को संभालना शुरू कर दिया। मस्जिदें फिर से खुल गईं, चर्च फिर से खुले, जो 2009 में पूरा हुआ जब अल्बानिया नाटो का सदस्य बना। आज 2025 में अल्बानिया एक जीवंत और गतिशील देश है। अब रंग बिरंगी इमारतों से गुलजार है और एक संपन्न कैफे संस्कृति है और खूबसूरत समुद्र तट दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर खींच रहे हैं। अल्बानियाई युवा महत्वाकांक्षी हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि सबसे गहरे अंधेरे के बाद भी एक नई सुबह होती है। यह चीलों की भूमि आज एक बार फिर ऊंची उड़ान भर रही है।